यस सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। अभी आ रही है ना? ओके डन। पढ़ाया था मैं। टेल मी। लास्ट लेक्चर। हम्म। सर आप कॉमन रूट्स पढ़ा रहे थे। कॉमन रूट्स पढ़ा था। ओके ठीक है। अब थोड़े क्यूब भी देख लेते हैं। एक मिनट। तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में आपको पता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। एंड अब थोड़ा देखते हैं हम लोग कि क्यूबिक का ग्राफ हो तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज कोई भी क्यूबिक रहता है तो उसके बारे में आपको ये सोचना है कि उसका एफ डैश एक्स जिधर भी जीरो होगा, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसका डैश जब भी जीरो होगा। आपने फिजिक्स में भी थोड़ा सा ये पढ़ा होगा कि जब भी एफ डैश एक्स जीरो होगा देन एट दैट पॉइंट स्लोप जीरो होगा। एंड इफ स्लोप, सर ये न्यू चैप्टर है। तो यहाँ इधर वहां पे मैक्सिमा आएगा। नहीं 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 नहीं, उसके बाद न्यू चैप्टर। ये अभी 2 मिनट 5-10 मिनट लगेगा, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जिधर भी dy बाई डी एक्स डैश एक्स जीरो होगा, वहां पे फंक्शन का स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। स्लोप मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, आपको ये याद रखना है। या तो मैक्सिमा आएगा या फिर मिनिमा आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालें। तो ग्राफ क्यूबिक का ना हो, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ये दोनों ग्राफ्स हो सकते हैं। जनरली इन जनरल क्यूबिक का ग्राफ ऐसा ही होता है। ओके, कोई भी क्यूबिक हो। सॉरी, इधर देखो एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, इधर भी एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, यहाँ भी जीरो है एफ डैश एक्स, यहाँ भी जीरो एफ डैश एक्स। ठीक है, तो वो क्यूबिक हो जाता है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। यस सर। बस दो एक जन एक ने बोला, बाकी लोग बिल्कुल चुप से यस हो क्या? सर। दिवाली के बाद थक से गए हो क्या? ओके से अब कोई भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल का ग्राफ देखते हैं कैसे होगा। मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 1 मिनट। किसी को माइक ऑन है? 1 मिनट।
जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे जो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, राइट? यही होगा ना, बोलो समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर। या ओके, फिर क्या होगा, 3 कॉमन लेते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, so this is 3 into x minus 3 into x minus 1 means इसका डिवाइड बाय dx 1 and 3 पे 0 हो रहा है, इसका डिवाइड बाय dx 1 and 3 पे 0 हो रहा है। देख रहे हैं अपने को 1 पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है। सर क्यूबिक मिस ग्राफ देखे हम लोग तो 1 पे 0 हो क्या, तो 3 पॉइंट्स मिलने चाहिए थे कुछ ना। बोलना है? नहीं, डिवाइड बाय dx 3 पॉइंट्स पे क्यों 0 होगा, 2 ही पॉइंट्स पे। अगर क्यूबिक है तो 2 पॉइंट्स पे 0 होगा, क्वाड्रेटिक है तो 1 पॉइंट पे 0 होगा, इफ बाई क्वाड्रेटिक है तो 3 पॉइंट्स पे 0 होगा, जिसका डिग्री जितना होता है उससे एक कम पॉइंट पे 0 होता है जनरली, ठीक है? यस सर। क्योंकि क्यूबिक है ना, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ रूट्स तो 2 ही होंगे। तो 3 पे 0 हो रहा है तो f3 पे वैल्यू देखते हैं क्या आएगा, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 4, 7 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 4, तो 27 54 ही होता है, तो 4 बचा। और f1 देखते हैं क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 4 कितना होगा, 14 माइनस 4 कितना होगा, 9 ना, सही है? कुछ गलत किया मैंने? बोलो कितना होगा, 8 होगा। अरे आवाज नहीं आ रही है क्या, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा इंटरेस्ट लो ना तो मुझे भी मजा आए जिससे। अभी भी वॉइस लैग हो रहा है क्या? नहीं सर। अभी नहीं हो रहा सर, पहले हो रहा था। अभी समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। बाकी लोगों को नहीं आ रहा है समझ में? केतन, आ रहा है सर। तो बोला करना भाई, मेरे भाई बोला करना, क्यों इतने शांत हो, क्या हो गया? संडे को लेक्चर लगा इसीलिए? नहीं सर। अच्छा यार, अब देखो, अब एक और बात का ध्यान रखना है, अब यहाँ पे ग्राफ ये वाला होगा इफ लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इफ लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। अब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, क्यूबिक है तो x क्यूब का कोएफिशिएंट इज लीडिंग कोएफिशिएंट, एंड इफ लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसा होगा, मींस सिंपल सी बात है कि बढ़ाते जाएंगे x का वैल्यू, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वैल्यू बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा, ऐसा लगेगा अपने को, क्योंकि x पे पावर क्यूब है ना, और उसी का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो बढ़ता ही जाएगा, और अगर मेन जो है उसका ही नेगेटिव कर दो तो फिर घटते जाएगा, है ना? इसलिए अगर उससे पहले पॉजिटिव रहा तो बढ़ता जाएगा, और एक्स क्यूब से पहले नेगेटिव नंबर रहा तो घटता जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो यस सर। अब देखो 1 and 3 पे dy by dx 0 हो रहा है, और 1 पे वैल्यू 8 है और 3 पे 4 है, तो ग्राफ कैसा होगा देखना ध्यान से। ऐसे आएगा, यहाँ पे 3 पे वैल्यू उसने 4 बोला था तो 3 पे 4 हो जाएगा और dy by dx 0 हो जाएगा, और 1 पे वापस से dy by dx 0 हो रहा है एंड वैल्यू 8 हो रहा है। समझ में आ रहा है? बोलो सर समझ रहा हूँ। यस सर। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अपने को अब ये भी पता चल गया कि इस ये वाले क्यूबिक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे वो 1 ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ग्राफ ऐसा होता
तो फिर 3 रियल रूट्स आते हैं। कौन कौन से? ये वाला एंड ये वाला। बट ऐसा ग्राफ आया नहीं। क्यों नहीं आया वो भी आपको दिख रहा है। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 पॉइंट पे dy by dx 0 हो रहा है, 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है, अच्छी बात है। अगर उन दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू सेम साइन का है, अगर उन दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू सेम साइन का है, तो फिर जो ग्राफ होगा या जो फंक्शन होगा उसके नंबर ऑफ रियल रूट्स एक ही होगा। दिख रहा है आपको? क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही टर्न हो जाएगा ना। अगर एक पे वैल्यू पॉजिटिव और एक पे वैल्यू नेगेटिव, देखो यहाँ पे नेगेटिव आया था तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तब तो उसके 3 रूट्स होंगे। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो। तीनों भी? यस सर। क्या? सर एक बार रिपीट करोगे? मैं ये बोला था कि dy by dx देख 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है। अगर उन दोनों पॉइंट पे पॉजिटिव ही है या उन दोनों पॉइंट पे नेगेटिव ही है तो फिर एक ही रियल रूट होंगे, तो फिर एक ही रियल रूट होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए। लिख लिया? सर लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब? लीडिंग कोएफिशिएंट मींस जो भी उसका हाईएस्ट पावर है वो टर्म का कोएफिशिएंट। अगर क्यूबिक है तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। हाँ सर समझो। यस सर हो गया इतना। लिख लिया? Sir, someone is in the waiting room. हो गया? नहीं सर। सर थोड़ा ऊपर करना। हो गया? तो थोड़ा सा नीचे। हाँ सर, नीचे कर दो।
अभी हो गया। ग्राफ कैसे बनाना है वो एक और बार बताओ ना। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है और dy बाई डी एक्स पे देखना है कि क्या क्या पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या सर ग्राफ ड्रॉ करते समय ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको क्या करना है कि ऊपर मैंने बताया था कि जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से नीचे आएगा, ऐसा स्टार्ट होगा। आप लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करो, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ऐसे नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है, राइट साइड से। और जहां भी dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, कहाँ जीरो हो रहा था, 3 पे जीरो हो रहा था, तो 3 पे जो भी वैल्यू है उस वैल्यू पे आपको ऐसे उसका स्लोप वहां पे जीरो कर देना है। स्लोप जीरो होना मीन्स या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, या कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे। सॉरी, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। या तो आपको ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स में। यस सर। कॉपी कर लीजिए। डन सर। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स क्यूब प्लस 11x माइनस 6 का। इजी है, अच्छे से करो। हुआ किसी का? नो सर। सर रियल रूट्स नहीं आएंगे ना? देखो क्या पता आ जाए, नहीं आएंगे। देखो एक ना एक, देखो क्यूबिक का ये स्टेटमेंट आपको लिखना है तो कॉपी भी कर सकते हैं कि एनी क्यूबिक इक्वेशन विल हैव ऑलवेज एटलीस्ट वन रियल रूट। एटलीस्ट वन रियल रूट होना ही है। एक से ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भी रियल रूट नहीं। ग्राफ ऐसा होते सर आना ही आवाज था, क्रैक हो रही है। यस या सर, अगर चीज लैग आ हो जाए रहा है तो बहुत। अरे क्यूबिक एक रूट ही हो यस सर, अभी भी हो रहा है। सर लैग हो रहा है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। होगा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भी रियल रूट ना हो। एटलीस्ट वन रियल रूट होता ही है। तो अपने को इधर रूट तो निकालना नहीं है ना, ग्राफ बताना है, तो ग्राफ बनाओ।
सर बता दो। और कोई? बता दो सर। और कोई होगा? चलो देखो, तो पहले तो मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ। वो कितना होगा? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, राइट? यस सर। सही लिखा है ना मैंने? यस सर। हाँ सर। देखो, इसका एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करोगे तो बहुत दिक्कत होगा, है ना? ये फैक्टराइज हो नहीं पा रहे। 144 इसका आप ये भी देखोगे मल्टीप्लाई। ऐसे केसेस में हम dx नहीं निकाल लो तो फिर दो तीन ऑप्शंस बच जाते हैं। एक तो होता है या तो रूट निकाल के देखो, क्या पता एफ का ही रूट आ जाए, है ना? ऐसे केसेस में क्या पता एफ का ही रूट आ जाए। एफ में क्या करते हो, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको फैक्टराइज करके देखते हो ना। तो 6 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 1 आता है एक उसका फैक्टर, तो 1 रख के देखो तो सीधे ही वो 0 हो रहा है। तो क्या इसका एक फैक्टर x माइनस 1 हो गया? बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। अरे बोलो। सर मतलब ये ट्रायल एंड एरर मेथड ही हुआ ना? नहीं है क्या? ट्रायल एंड एरर ही। थोड़ी क्या, मैं भी को फैक्टराइज करने का ट्राई कैसे करते हैं? जो उसका कांस्टेंट टर्म होता है उसके जो भी फैक्टर्स होते हैं उसको पूरे इक्वेशन में रख के देखते हैं। याद आया कुछ? सर ये सिर्फ क्यूबिक में अप्लाई होता है? क्यूबिक में, बाय क्वाड्रेटिक में, इन सब में स्टार्ट होता है, इन सब में अप्लाई होता है। ओके सर। कोई भी पॉलिनोमियल में अप्लाई होता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके जो भी फैक्टर्स होते हैं वो आप रख के देखो। जैसे 6 है, सपोज 1 रख, वो सेटिस्फाई नहीं को आपको सकता, तो आप -1 रखते। उससे भी नहीं करता तो 2 रखते। उससे भी नहीं करता तो -2 रखते। सपोज ऐसा कभी नहीं होगा कि उससे नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली नहीं मिलेगा। प्लस -2 तक तो मिल ही जाता है, बट उससे भी नहीं मिल रहा है तो +3 करके देखेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। इतने डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है? तो ये आपको उसमें रख के देखना होता है। समझ में आ रही है बात? बोलो। यस सर। अरे यस बोलो। सर। अब इस फैक्टराइजेशन क्या होगा? x माइनस 3, तो यहाँ डिवाइड बाय dx का सर कोई कोई वैल्यू ही नहीं लॉगो रहा, में तीनों रूट्स ही मिल गया अपने को। 1 2 3, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। सर आपने वो राइट हैंड साइड में जो किया है वो एक बार बता के करो ना। क्या सर वॉइस बहुत लैग हो रहा है। रखने पे 0 हो रहा है? अरे यार, नेटवर्क का इशू है, पता नहीं क्यों। x का वैल्यू 1 रख के, आवाज बोलो। सर सुनाई नहीं दे रहा। सर लैग आपका हो रहा है। वॉइस ही नहीं आ रहा था। अभी सही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आए। बोलो। हाँ बे। हाँ सर आ रही है अभी ठीक से। हाय। हाँ, तो वही बोला था मैं कि 1 उसका फैक्टर आया तो 1 x माइनस 1 उसका फैक्टर हो गया, क्योंकि 1 रखने पे 0 आया था।
तो अब मैं पूरे क्यूबिक में x माइनस वन जनरेट करने का ट्राई करूंगा मींस x क्यूब के साथ अगर माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तब तो x माइनस वन मिलेगा। बोलो, अरे बोलो। यस सर। अब अगर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो फिर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि था क्या एक्चुअली में माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर था ना, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर भी लिख दिया। अभी ठीक है? तो आपने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि तब तो इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन जाके एक्स माइनस वन बचेगा। ओके सोचो। तो मतलब एक्स माइनस वन टर्म्स बनाना है। वो मैंने उसमें बनाने का ट्राई किया, जनरेट करने का ट्राई किया। अभी ठीक है? ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। सर 2 अब मैं मिनट आपको, करना है, हाँ नोट करना है। हाँ कर लो, ये लो। हो गया सर। ठीक है, चलो अब यही इतना ही ग्राफ के, अब जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आप इसको ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है कौन सा, बोलो। सर बोलो। सर आपने एक ग्राफ बनाया कैसे, वो नहीं समझ रहा अभी। कैसे मतलब, देखना एक्स क्यू का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था ना, मैंने क्या बोला था, ऊपर से आएगा, वो समझा ऊपर से आएगा। और देख वन पे कट करेगा, हाँ टू पे कट करेगा, थ्री पे कट करेगा, क्योंकि वन टू थ्री इसके रूट्स है, राइट। यस तो यस मैंने उन तीनों पे कट, अब थ्री पे ऐसे कट, ऐसे ही कट करेगा, थ्री पे आएगा, अब टू पे कट करने के लिए यहाँ पे ऐसे टर्न लेना पड़ेगा ना। बोलो। सर। वो डी बाई डी एक्स जो आपने ऊपर वो वाले तो तब, क्वेश्चन वो में तो किया मैंने था ऐसे वैसे ट्राई आप। किया ना, देखना वो ऐसे ट्राई किया, बट डी बाई डी एक्स जीरो अगर आ जाता तो मैं वो कुछ करता, लेकिन वो तो जीरो आ नहीं रहा है ना। अगर फिर भी तेरे मन में नहीं, सब मुझे तो चाहिए वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे जहां पे डी बाई डी एक्स जीरो है, तो इसको फैक्टराइज कर। कैसे करेगा फैक्टराइज? माइनस बी -3। प्लस माइनस, समझ रहा है ना। सर हाँ सर। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय टू इंटू थ्री, तो एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा। मैं ये बोल सकता हूँ एक पॉइंट वन एंड टू के बीच होगा, एक पॉइंट टू एंड थ्री के बीच में होगा, हाँ सर। है कि नहीं? समझ रहा है अभी? यस सर। अभी समझा? और कोई डाउट? यस सर। नो सर। यस सर समझा। ठीक है। सर हो गया नोट। हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि कौन सा है, कौन सा है बोलो। सर नहीं पता। उधर कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर कहाँ पे? सीक्वेंस एंड सीरीज। एपी हाँ सर, सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत सिंपल सा चैप्टर मैं बताता हूँ आपको, डिटरमिनेंट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, बहुत कुछ खास इसमें होता नहीं है। और इसमें हम लोग शीट इसका आपको मिला नहीं होगा, तो देखो
इसके मैं ही आपको जो जो आपकी बोर्ड्स की बुक है ना, एचएससी बोर्ड की बुक, उससे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप मतलब उसके क्वेश्चंस आपको करने एज अ होमवर्क, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वो आप स्टार्टिंग से करते रहना, बहुत सिंपल है, बहुत कम ही डाउट होंगे उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो अगर आप एसएससी बोर्ड के हो, इफ महाराष्ट्र बोर्ड के हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, आपको पहले से ही 50% के आसपास तो पता होगा। लेकिन अगर नहीं हो तो फिर उसके लिए देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा बचपन में कि ऐसा a1x अगर देखा होगा तो प्लस b1y इक्वल्स टू c1 रहता था, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 रहता था। इसमें x इक्वल्स टू क्या लेते थे, याद है? क्या ऐसा कुछ होता था, याद है कुछ? अगर याद नहीं है तो देख लो। अरे Yes. बोलो। Yes, sir. जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला करते थे, एक्चुअली वो डिटर्मिनेंट ही था। याद आया ना? इसके अब डिनोमिनेटर को देखो ना, तो डिनोमिनेटर में ये a1 b2 a2 b1 ये आपस में इंटरचेंज होता हुआ दिख रहा है ना, तो इसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं, a1 a2 इधर बोल देते हैं, b1 b2 इधर बोल देते हैं, और इन दोनों को अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा जो वहां पे लिखा हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसे हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलो। मींस मैं इसे क्या बोल सकता हूं, अब ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको क्या बोलोगे, ऐसे b1 b2 c1 c2 कर दूं क्या? इससे क्या होगा, देखो b1 c2 माइनस b2 c1, उल्टा हो गया, बट कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? सर वो दूसरा वाला आपने क्यों बनाया? दूसरा वाला क्यों बनाया मतलब? सर वो न्यूमरेटर है हाँ सर, इसलिए बनाया। हाँ, numerator उसको दिखा सकते वो लैग हो रहा है सर। Voice lag हो रहा है। हैं। अरे यार, ये अलग प्रॉब्लम भी हो रहा है। हाँ sir. हेलो, हेलो भी। Lag हो रही है। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ तो देखो मैं क्या बता रहा था, तो इसका वैल्यू अगर अब यहाँ से जानना हो तो क्या बोलूंगा मैं, a1 b2 माइनस a2 b1। बहुत सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, इतना ही होता है। ठीक है, अब आपको अगर ये बोला जाए कि इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट, मींस या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे 2/2 का होता नंबर, मतलब इधर भी 2 नंबर्स थे, रो भी 2 था और कॉलम भी 2 था, इसको 2/2 का बोल दिया गया, या फिर जिसका ऑर्डर 2 हो। और अगर ऑर्डर 3 का बोला जाए तो वो डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा? ऑर्डर 3 का हो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट
ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। Yes, sir. कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हो गया अभी? Yes, sir. सर बोलो सर वो ऊपर का समझा, लेकिन वो आपने ऑर्डर टू डिटरमिनेंट बोलो। सब लिखा, वो नहीं समझा। अरे मतलब जैसे दो नंबर होता है ना, ऐसा ऐसा होगा नंबर 1 2 3 4, तो ये एक ऐसा मिनट है जिसका सर 2 लैग है, हो रहा है आवाज क्योंकि बहुत। रो और कॉम्बिनेट। अरे यार, अभी भी लैग हो रहा है। हाँ सर अभी ठीक है। अब अगर रो भी 2 हो, कॉलम भी 2 हो, रो भी 2 हो, कॉलम भी 2 हो, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। वैसे भी डिटरमिनेंट में कभी कॉलम और रो के नंबर्स डिफरेंट नहीं हो सकते। अगर आपको कभी दिखेगा तो आप कंफ्यूज मत करना, वो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो मैट्रिक्स होता है, ये डिटरमिनेंट होता है। तो मैट्रिक्स में आपको दिख सकता है कि आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट हो, बट डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दो अलग चीजें होती हैं, उनमें आप कंफ्यूज मत। सर वो और अगर आपने ऑर्डर 3 की बात हो रही है, तो ऑर्डर 3 का मतलब हुआ 3/3 का। बोलो। सर वो आपने A1 B2 माइनस A2 B1 ऐसा क्यों लिखा? उसका वैल्यू वो होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 को B2 से, A2 को B1 से। मतलब एक्चुअली में इससे ही और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया गया, हाँ सर और कुछ नहीं। समझा। A1 B2 माइनस A2 B1 को लिखने के लिए ऐसे लिख दिया गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। समझा अभी? यस सर समझा। ठीक है। तो मुझे लगा कि इसका और वो ऊपर आपने XY तो लिखा नीचे सब का ये ऑर्डर 3 का डिस्टेंस है। समझा, ऐसे लिख देता, कुछ लिंक नहीं है। ऑर्डर 3 का क्या आएगा वो लिख के? बताता हूँ ना, बताता हूँ, रुक तो सही, बताता हूँ। तो ये इसको ऑर्डर 3 बोलते हैं। इसका तो कुछ तो वैल्यू इसका भी होता होगा, उसके लिए हम दो टर्म्स पढ़ेंगे। एक होता है माइनर। तो माइनर क्या होता है देखो, एक डिटरमिनेंट है D जो कुछ ऐसा है, A11 A12 A13, इसके एलिमेंट्स हैं। A11 लिखा है मींस इसका ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। A12 का मतलब हुआ ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। A13 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मींस पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। उसके बाद इधर क्या होगा, A21 A22 A23, इधर होगा A31 A32 A33। और ये बात समझ में? यस अरे सर। बोलो। Yes, sir. हाँ सर पहले किसका लिखते हैं? अगर ऐसा कुछ लिखा है, एक डिटरमिनेंट इज Aij, मैं बताता हूँ आपको, Aij, इसका मतलब होगा I इज
रो, J is column. ठीक है, I is row and J is column. अभी आया समझ में बात? यस सर। बोलो। इसके अब इसका माइनर के बारे में हम लोग जब सीखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है देखो ध्यान से। अब मैं बोलूंगा माइनर ऑफ 1-2 एलिमेंट। माइनर ऑफ 1-2 का मतलब हो गया कि ये A11 का माइनर, M12 का मतलब क्या हो गया? A11 मींस, सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूँ, उल्टा लिख दिया। M11 का मतलब हो गया A11 का माइनर, और अगर लिखा हुआ है M12 तो किसका माइनर हो गया बताओ? A12 A12 का। M13 लिखा है तो A13 का माइनर हो गया। अब उसका वैल्यू क्या होता है वो समझना जरूरी है। वो वैल्यू होता है, आपको कुछ नहीं सोचना है, अगर M11 की बात हो रही है तो जिस भी रो एंड कॉलम का वो एलिमेंट है उन सबको आप हटा दो। जिस भी रो और कॉलम का एलिमेंट है वो आप उन सबको हटा दो। जो बचा, जो भी एलिमेंट बचा उसका आप डिटरमिनेंट लिख दो। वही होता है A11 का माइनर। समझ में आ रही बात? मैं वापस से बोलता हूं, अगर M12 की बात हो रही है तो आपको वो जिस भी रो एंड जिस कॉलम का एलिमेंट है उसे आपको डिलीट करना है। This M12 means first row and second column. First row and second रो column. मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। First row, second column. हाँ, रो मीन्स ये होता है, दिस इज रो, दिस इज कॉलम। ठीक है, अभी और कोई डाउट बता? नहीं सर। तो ये A12 हमें किधर था? हाँ, अगर M12 बात हो रही है तो फर्स्ट रो आपको हटाना है, सेकंड कॉलम आपको हटाना है। ठीक है, अभी तो क्या बचा? A21, A31, A23, A33, क्या ये बचेगा? और अगर यस सर। M13 की बात होगी तो आप लोग बोलो M13 क्या होगा? चलो बोलो जल्दी। A21, A31, A22, A32. Exactly. A21, A22, A31, A32। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप चलो खुद से सब लिख लो, सारे एलिमेंट्स के माइनर्स लिख डालो। चलो जल्दी। सर किसको रिकॉर्ड करना है? हाँ बोलना। मुझे। इतना देर किधर थी? सर बाहर थी। मुझे आगे। सर मैं बोल रही थी मैं बाहर गई थी इसलिए। आवाज अभी लेक्चर का पता नहीं था क्या? पता था सर बट मैं बाहर गई थी तो अभी जस्ट आई हूँ। ठीक है, लिखो। लेक्चर का पता था फिर भी बाहर जाते हो आप लोग। लिख लिया? यस सर।
तो ये हो जाता है माइनर। अब माइनर के साथ साथ ही हम लोग को फैक्टर भी देख लेते हैं। को फैक्टर क्या होता है? एक और टर्म होता है को फैक्टर। कोई भी डिटर्मिनेंट है, मैं वही उसी डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, इसके डी के लिए ही बात कर रहा हूँ। डी के लिए जो कोफैक्टर होगा उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी आई जे। अब आई जे का मीनिंग आपको पता है, आई इज रो नंबर, जे इज कॉलम नंबर। सी आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू आई प्लस जे। आपको समझ में नहीं आएगा तो वेट करना, मैं आपको समझाऊंगा। एम आई प्लस जे, ठीक है। अगर आपको यहां भी चाहिए तो मैं लिख दूं वेयर आई डिनोट्स रो and J denotes column। मैं बताता हूं आप। अब अगर आपको जानना हो कि C11 फर्स्ट टर्म था, फैक्टर क्या होगा, तो -1 रेज टू हम लोग 1+1 करेंगे। और एम आई जे मीन्स आपको एम तो पता ही है, M11 -1 रेज टू 2 हो जाएगा, जो कि क्या होता है? प्लस होता है, 1 ही होगा। मीन्स C11 इज M11। अब अगर आपको 2 चाहिए, C12 का आपको को फैक्टर चाहिए, तो वो -1 to M1+2 होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये माइनस आपने एम आई प्लस जे क्या लिखा है तो फिर -1 1+1 2 होना चाहिए था ना। एम वही तो आप लिख दिया था भाई, ठीक है। वॉइस लैग हो सर वॉइस बहुत लैग हो रहा है। मैं सर सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। सर लैग हो रहा है। Am I audible? हेलो आशुतोष, 20340771। यस सर, यस सर। ओके, तेरा नाम इतना अजीब क्यों है? ये 200 क्यों नहीं हट, मतलब क्या मतलब है इसका? कुछ खुद से ही आ गया था वो डाला है तूने, या तेरा रोल सर नंबर रोल है? नंबर। नंबर है। ओके, अच्छा। आर्या 1841640। तो क्या 2018 से पढ़ रहा है क्या यहाँ पे आर्या? बोलेगा ही नहीं यार। 20 वाले तो 2020 वाले हैं। और कौन है? कुछ नहीं, चल जाने दो। हाँ, तुम्हें किधर था? C12 ये आ गया। फिर क्या होगा तुम लोग ही बताओ। क्या तुम लोग खुद से C13 बता पाओगे? बोलो क्या होगा। क्या C13 को सीधा मैं M13 लिख दूं क्या? हाँ सर। आपको कुछ नहीं सोचना है, कोफैक्टर चाहिए ना, तो जो रो नंबर है और जो कॉलम नंबर है उन दोनों को ऐड करो। अगर इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव साइन होगा उसके माइनर के साथ, और अगर ऑड नंबर आ रहा है तो नेगेटिव साइन लगा दो माइनर के साथ। अभी समझा? बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। नोट करना है तो। चलो लिख लो। डन सर। बाकी लोग? हो गया सर।
अब देखो कोई भी डिटरमिनेंट होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, जो मैंने 3/3 लिख दिया था उसका वैल्यू क्या होगा आखिर, वो भी देखते हैं। उसके लिए कोफैक्टर का जानना जरूरी था, मैं उसके बिना भी बता सकता था, लेकिन अब क्या है कि हम लोग कोफैक्टर की फॉर्म में बोल सकते हैं। नाउ दैट डिटरमिनेंट डी, अगर डी अगर लिखा हो वही जो A11 लिखा था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ A11 के साथ आप उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, A12 के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर A13 के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, ठीक है। या तो अब आपका मन करेगा कि सर माइनर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको भी पता है कि C11 इज इक्वल्स टू M11, C12 is equals to minus M12 and C13 is equals to M13, तो माइनर के फॉर्म में भी ये लिखा जा सकता था। समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कि सर A11 A12 A13 ही क्यों लिया, तो मैं बोलूंगा जरूरी नहीं था कि A11 A12 A13 ही लो। आप चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी रो ले लो या फिर कोई भी कॉलम ले लो, बस एक रो लेना है और उस रो के तीनों कोफैक्टर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू पाना है। मिस बोलने के लिए मैं वैल्यू इसका ये भी बोल सकता था, A21 मल्टीप्लाइड बाय C21 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाय C22 या फिर A23 मल्टीप्लाइड बाय C23, ये भी बोला जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर तुम्हारा मन करता तो तुम ये वाला ले लो, A13 मल्टीप्लाइड बाय C13 प्लस A23, ये कॉलम ले लिया मैंने, ये वाला कॉलम ले लिया, A23 मल्टीप्लाइड बाय C23 या फिर A33 मल्टीप्लाइड बाय C33, ये भी उतना ही वैल्यू देगा। इतना अच्छा मींस क्या समझ रहे हो ना पैटर्न है इस कोई भी डिटरमिनेंट का। लेकिन इतना मेहनत करने का जरूरत ही क्यों है, क्योंकि आसान सबसे ज्यादा इसी में रहता है कि पहला रो लो, उसके कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाओ और आंसर लिख लो। अरे ये बात समझ में, बोलो समझ में आया? अरे बोलो। हाँ सर। 4 बार मैं बोलो बोलो बोलता हूँ तो एक जन या 2 जन बोलता है यस सर या हाँ सर। दुखी आत्माज कॉपी करो। अभी एक जन को फिर लास्ट में थोड़ी सी शर्म आई कि हाँ मैं भी बोल ही देता हूँ यार, बाकी लोग तो अभी बेशर्म की तरह बैठे हैं। ठीक है लिखो लिखो कोई बात नहीं। हाँ सर लिख दिया। लिख भी दिया? यस सर। यस सर। तो अगर एक डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है तो उसके कितने माइनर्स होंगे बता? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 ऑर्डर है उसका तो इसके माइनर कितने होंगे? 9। अगर मान ले अब तो तू 4, अगर एक डिटरमिनेंट में 4 ऑर्डर का लिखूं उसका वैल्यू भी निकाल सकता है तू। अगर मान ले एक डिटरमिनेंट D1 होता, A11 A12 A13 A14, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। बहुत कम चांस है कि तुम्हें इसकी जरूरत होने वाली है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44, कुछ ऐसा है। इसका वैल्यू तू आराम से लिख सकता है। क्या लिखेगा? A11 इंटू C11। अब C11 कैसे निकालेगा बता? C11 के लिए इन दोनों को क्रॉस कर, जो बचा उसका डिटरमिनेंट लिख दे। कुछ गलत लिखा मैंने? बोल। सर फॉर्मूला वही होगा ना? बिल्कुल। हाँ सर। बोलो समझ में आया? यस सर। हाँ सर। प्लस क्या लिखेगा? A12 मल्टीप्लाइड बाय C12 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाय C13 प्लस A14 मल्टीप्लाइड, कोई भी एक रो उठा ले काम हो जाएगा। और उसका वैल्यू निकालना अब आपको आ चुका है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है वैल्यू निकालने के लिए 3/3 का भी, लेकिन वो हो जाएगा।
इसको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो बस काफी है। वैसे लिखना है तो खुद से लिख ही सकते हो, कॉपी कर क्या करेगा। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं। नीचे वाला ऊपर वाला लिख लिया था ना? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं। दो तीन मैं छोटे छोटे एग्जांपल करता हूँ, बहुत छोटे छोटे एक्चुअली। फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus 1, a minus 2, a plus 2, a minus 1। इसका वैल्यू बता दे क्या होगा। बहुत सिंपल सा है। सर 3। 3। 3 अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई? और कोई? थ्री है सर। बहुत सिंपल है ना, a plus 1 मल्टीप्लाइड बाई a minus 1, a स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 4। सीधा ही कर देता हूँ। इससे इजी क्वेश्चन में क्या देता? इक्वल्स टू 3। अगला एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ, तुम लोगों का फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसके क्वेश्चन तुम लोग आंख बंद करके भी कर लोगे, पता है मुझे। 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलो करो। सर 0। ओ 0 सर। अबे मैं मैसेज नहीं पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ूंगा? बोला कर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं सीधे ही लिख देता हूँ। क्या लिखूं? 1 माइनस प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल था। एक और एग्जांपल, ये भी आप लोग तुरंत बता दोगे, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 4 2 2 3 7 3 6 9। जल्दी बताओ।
क्यों आया किसी का? सर 2 मिनट। सर 231। 231। और कोई? और कोई? सर 2 मिनट। 231 आ रहा है सर। सर मेरा 267 है। ठीक है। और कोई? बहुत इजी है यार, देखो क्या करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 7 6 9। फिर हम लोग ये माइनर लिख रहे हैं तो माइनस हो जाएगा ना, आपको याद हो अगर तो मैंने माइनर के फॉर्म में तो ये बताया था, तो फिर ये माइनस हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय, मैं पहला रो ले रहा हूँ, -4 2 6 9 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 2 3 -7। देखो कुछ डाउट किसी को? नो सर। बोलो बाकी लोग। बोलो। सही है सर। 2 9 2 3 27 प्लस 42 कर देता हूँ, क्योंकि माइनस क्या होगा यहाँ पे, माइनस होगा। और 7 इंटू 6 -42, क्योंकि माइनस ऑलरेडी -2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 4 -36 -6 इंटू 2 12 प्लस 3 28 -6 27 प्लस 42 -2 मल्टीप्लाइड बाय -48 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 22। 96 प्लस 66 कितना होगा? 231। 231। किसी का तो माइक ऑन है यार, थोड़ा ऑफ नहीं रखो ना क्या?
हो गया? 2 मिनट। हम्म। डन सर। सर वो आपने 3, 7, 6 और 9 कैसे लिया? फर्स्ट वाले में ना हाँ सर। देखना 1 था ना, तो 1 का ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, तो क्या बचा? 3 - 7 6 9 तो बचा बाकी। समझा अभी? हाँ सर। और कोई डाउट तो पूछ सकता है। और सर वहाँ पे प्रॉपर्टीज -2 देखते हैं। वहाँ तो +2 है ना? ये देखना, अभी मैंने जस्ट बताया था कि वो माइनस हो जाता है ना, पहले वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अगर आप सबके माइनस लिख रहे हो तो हाँ सर। इसीलिए माइनस हुआ। अभी समझा? ठीक है। हाँ सर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखो ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं क्या होता है। पहला कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इसका वैल्यू और इसके इनवर्स का वैल्यू, इनवर्स क्या होता है कि अगर रो को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रो बना दिया जाए। रो को देखो मैंने a1 b1 c1 कॉलम बना दिया, a2 b2 c2 बना दिया और a3 b3 c3 बना दिया। इंटरचेंज कर दिया ना वैल्यू, बताओ। यस सर। तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। अगर आपको सेंटेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हो दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains there। लैग हो रहा है। वो बैटरी लो, 1 मिनट यहाँ तक लिख लो आप।
लिख लिया? सर डिटर्मिनेंट तक लिखा। The value of determinant remains unchanged या unaltered if the rows and columns are interchanged. ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी दो डिटर्मिनेंट ऐसे हो, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी में आपको बताता हूँ, कोई भी दो डिटर्मिनेंट ऐसा हो जिसमें कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाए। अब देखना ध्यान से, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो। आपने अगर B1 B2 B3 और A1 A2 A3 को इंटरचेंज कर दिया तो इसका वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा, बस एक माइनस लग जाएगा स्टार्टिंग में, मतलब वो एक दूसरे का नेगेटिव। मींस कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद उसका वैल्यू मींस नेगेटिव हो जाता है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको और अच्छे से लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि इफ एनी टू रोज or columns of a determinant be interchanged, the value of determinant is changed in sign only। ठीक है, सिर्फ साइन में चेंज होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये भी लिख लीजिए। डन सर। लिख लिया। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड वाला भी बहुत सिंपल है। कभी भी आपको कुछ ऐसा डिटरमिनेंट सर 1 मिनट ऊपर का बाकी है लिखने। हाँ ठीक है, लिख सर लीजिए। हो गया सर। अगला, इफ सबका हो गया ना? हाँ सर। यस सर। If a determinant has any two rows or columns identical, अगर कोई भी दो या रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो फिर आप उसका वैल्यू विदाउट आप कैलकुलेट किए बता सकते हो, और वो वैल्यू होगा 0। कितनी सिंपल सी बात है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल A1 B1 C1 यहाँ दिखे और जस्ट नीचे भी A1 B1 C1 ही दिखे और उसके नीचे कुछ भी हो, इसका वैल्यू 0 ही होने वाला है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कभी भी जैसे ऐसा कुछ हो जाए 1 2 3 5 2 3 6 2 3, ये तो वैसे भी ये नहीं, ऐसे 9 6 2, हाँ सही तो है 9 6 सर आपने 2 वो थर्ड आइडेंटिकल। पॉइंट का फर्स्ट लाइन एक बार रिपीट करो ना। मैंने ये बोला है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, इक्वल हो, तो उसका वैल्यू 0 होने वाला है। बस इतनी सी बात है। जैसे यहाँ पे देखो A1 B1 C1 और सेकंड वाला भी A1 B1 C1, तो क्या दोनों आइडेंटिकल दिख रहा है आपको? बोलो। यस सर। सेम दिख रहा है ना, A1 B1 C1 A1 B1 C1। तो अगर ऐसा कुछ सेम दिखता है तो फिर उसका वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। समझे अभी? यस सर। ये भी लिख लीजिए। डन सर। डन सब लोगों का? यस सर। आगे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप कोई भी डिटरमिनेंट के किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, सर तो मतलब पूरे डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी k से मल्टीप्लाई हो जाए। क्या सर कांस्टेंट नहीं समझा। अरे कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 रामश्याम मोहन, ये कांस्टेंट ही तो है। और क्या है? सर नहीं, आपने जो सेंटेंस बोला वो मतलब सुना ही नहीं दिया अच्छे से। अरे रुको, थोड़ा सब्र करो, मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। रुको एक सेकंड। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक डिटरमिनेंट d है, उसका वैल्यू है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो अब मैंने क्या किया, A1 में भी k एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, B1 में भी कर दिया, C1 में भी कर दिया, A2 में भी कर दिया, B2 में भी कर दिया, C2 में भी कर दिया। सॉरी, उसमें करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक ही रो में किया और A2 B2 C2 रहा, A3 B3 C3 रहा। अब क्या होगा, तो मतलब कि पूरे डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी आप k से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं। अब अगर मैं बोलूं कि अगर यहां होता तो क्या होता सर, यहाँ k सेकेंड रो में आप मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वैल्यू kd ही रहता। तो आप बोलोगे कि अच्छा सर, मतलब क्या ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, A1 A2 k3? मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख सकते हो, B1 B2 B3 k B3 और C1 C2 k C3। आप बोलोगे मतलब कि
ऐसे 2 3 5 6 8 10 9 2 5, क्या इसका वैल्यू 4 6 10 3 4 5 9 2 5, क्या इन दोनों का वैल्यू इक्वल? बोलो क्या मैं, तुम लोग बोलो, सीधे बोलो कि इन दोनों का वैल्यू इक्वल ही होगा, बोलो। समझा किसी को? नहीं सर, ये आपने तो 2 3 वाला एग्जांपल दिया, वो नहीं समझा। सोच तो सही, इतना जल्दी थोड़ा खुद दिमाग लगा कि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया हाँ है सर, सिर्फ 2 मिनट। उसी लॉजिक का यूज करके, वो लॉजिक का यूज करके सोचो, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? क्या ये दोनों इक्वल होगा? हाँ सर, होगा। होगा ना? बोलो। हाँ सर, होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने 2 रोज में मल्टीप्लाई किया ना, लेकिन 2 से। अरे कहाँ मेरे भाई, एक रो में डिवाइड किया ना सर। इधर अरे यार, यहाँ देख 2 से मल्टीप्लाइड था, तो यहाँ मैं 2 कॉमन निकालू तो क्या होगा? 2 बाहर निकाल लिया, 2 3 अच्छा, 5, डिवाइड किया। इधर भी क्या बचेगा? 2 4 5 बचेगा और 9 2 5 बचेगा, बता। और अगर 3 यहाँ 4 पे, 5। हाँ 3 ही तो है, और अगर यहाँ पे मैं 2 कॉमन लूंगा ऊपर वाले से, 2 भी 2 इधर, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 3 5 3 4 5 9 2 5, क्या ये दोनों, अब देख दोनों को, क्या ये दोनों इक्वल है? ये इसको देख, इसको देख, क्या ये दोनों सेम है क्या? बता। हाँ सर। अभी समझा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि किसी भी हाँ सर, एक समझा। रो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, सेम कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड हो तो उसको डिटर्मिनेंट में मींस बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो किसी भी रो कॉलम में मल्टीप्लाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बाहर लिया जा सकता है। समझा? अभी यस सर। ऊपर का कॉपी कर लिया था? नो सर। चलो ये कॉपी कर लो, 4th वाला पॉइंट। सर थोड़ा सा नीचे लीजिए। सर हाँ बोलो। सर ये सिर्फ रो में होगा कि कॉलम में भी होगा? कॉलम में भी होगा, कॉलम में भी आप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो उसे आप बाहर ले सकते हो। ठीक है?
डन सर। सबने लिख लिया? यस सर। तो इसके बाद अगले दिन मिले। चलेगा सर। हाँ सर। समझ में आया सब कुछ? यस सर। चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं और ऐसे ही प्रॉपर्टीज के साथ। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।